नमस्ते क्लास। क्या करेगी? जाहिर सी बात है, वो उस कार की कीमत बढ़ाकर आम जनता से ही वो पैसा वसूलेगी। इन दो बड़े कारणों के अलावा कुछ और छोटे लेकिन अहम ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे वेज इन्फ्लेशन, जब बाजार में मजदूरों की बहुत मांग हो और उन्हें ज्यादा सैलरी देनी पड़े। दूसरा है प्राइसिंग पावर, जहां बड़ी कंपनियां सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कीमतें बढ़ा देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मंदी के दौर में कंपनियां कभी ऐसा नहीं कर पाती। और तीसरा है सेक्टोरियल इन्फ्लेशन, जहां किसी एक खास प्रोडक्ट के महंगे होने से उससे जुड़ी दूसरी चीजें भी अपने आप महंगी हो जाती हैं। अब चलते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट और दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 3, बाजार पर प्रभाव, विजेता और हारने वाले। क्या अचानक से आई ये महंगाई हमेशा सबके लिए बुरी होती है? चलिए डेटा क्या कहता है वो देखते हैं। सच तो यह है कि इन्फ्लेशन अपने आप में कोई विलन नहीं है, ये बस धन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का एक सिस्टम है। सबसे बड़ा सरप्राइज, कर्ज लेने वाले यानी डेप्टर्स इसमें विजेता बनकर उभरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब लोन लिया था तब पैसे की वैल्यू ज्यादा थी और अब वो बैंक को वो पैसा लौटा रहे हैं जिसकी वैल्यू गिर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बैंक या कर्ज देने वाले लोग नुकसान में रहते हैं और सबसे बड़ा नुकसान होता है उन रिटायर हो चुके बुजुर्गों का जो फिक्स इनकम पर जीते हैं। क्रय शक्ति गिरने से उनका सीधा जीवन स्तर ही नीचे गिर जाता है। एक और बड़ा ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसे हम मेन्यू कॉस्ट कहते हैं। जरा एक रेस्टोरेंट के मालिक के नजरिए से सोचिए, जब बाजार में कीमतें रोज बदल रही हों तो उन्हें अपने मेन्यू कार्ड्स, पैकेट्स और लेबल्स को
बार बार दोबारा छापना पड़ता है। ये दिखने में छोटा लगता है, लेकिन जब पूरी इकोनॉमी, हर एक बिजनेस ये एक्स्ट्रा खर्च उठाने लगता है तो ये सिस्टम में एक अजीब सी रुकावट और अनिश्चितता पैदा कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, इस आर्थिक गर्मी को मापना। एक डॉक्टर की तरह अगर हमें इस इकोनॉमी के बुखार का इलाज करना है तो पहले हमें इसे बिल्कुल सटीक मापना होगा। और ये कैलकुलेशन हवा में तो होती नहीं है, इसके लिए एक बेस ईयर या आधार वर्ष की जरूरत होती है। हम महंगाई को कभी भी शून्य से नहीं नापते। हम आज के सामानों की कीमत की तुलना एक पिछले फिक्स किए गए साल की कीमतों से करते हैं। इसी बेंचमार्क लाइन के सहारे हमें पता चलता है कि असल में कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। इकोनॉमी के इस बुखार को नापने के लिए हमारे पास 3 बड़े थर्मोमीटर्स हैं। पहला थोक मूल्य सूचकांक WPI, जो बड़ी कंपनियों के बीच होने वाले थोक व्यापार को मापता है। दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, जो ये देखता है कि आम घरों में जो रिटेल सामान आ रहा है वो कितना महंगा हुआ। और तीसरा उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI, जो फैक्ट्री के गेट पर ही उत्पादन की लागत को नाप लेता है। एक जरूरी बात याद रखिएगा, भारत में पहले WPI मेन पैमाना हुआ करता था, लेकिन अप्रैल 2014 से नए संयुक्त CPI को ही असली और केंद्रीय मानक मान लिया गया है। आप में से जो लोग इकोनॉमिक्स के फैन हैं, उनके लिए यहाँ एक बहुत ही क्लासिक थ्योरी है, फिलिप्स कर्व। ये हमें बताता है कि जब बाजार में बेरोजगारी कम होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तो उनके हाथ में पैसा आता है और इससे शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। लेकिन क्लास, यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। इतिहास बताता है कि ये नियम सिर्फ थोड़े समय के लिए ही काम करता है। लंबे समय में ये फेल हो जाता है और देश स्टैगफ्लेशन में फंस सकता है। मतलब विकास एकदम रुक गया, लेकिन महंगाई फिर भी बढ़ती जा रही है। सेक्शन 5, इस खतरे को नियंत्रित करना। जब मार्केट कुछ ज्यादा ही गर्म होने लगे तो हमारी बड़ी संस्थाएं और सरकारें इसे वापस ठंडा कैसे करती हैं। इस आग को बुझाने के लिए सिस्टम के पास 2 अलग-अलग टूल किट होते हैं। पहला है मॉनेटरी या मौद्रिक उपाय, जो सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक के हाथ में होता है। वो लोग बाजार से पैसा खींचने के लिए बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं या सरकारी बॉन्ड्स बेचने लगते हैं। ये पहला डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरी तरफ है सरकार का फिस्कल या राजकोषीय टूल किट। सरकार पब्लिक से उधारी बढ़ा सकती है या फिर खुद अपने खर्चे सीधे सीधे कम कर सकती है ताकि बाजार में एक्स्ट्रा पैसा ना जाए। पर सच कहूं तो क्लास, सिर्फ किताबों वाली मॉनेटरी और फिस्कल थ्योरी से काम नहीं चलता। ग्राउंड रियलिटी में आपको असल में सामान और सेवाओं की सप्लाई बढ़ानी ही होगी। जनसंख्या नियंत्रण से मांग को बैलेंस करना होगा और जो लोग मुनाफा कमाने के लिए जमाखोरी करते हैं उनके खिलाफ सख्त नीतियां लागू करनी होंगी। एक अच्छी ओवरऑल आर्थिक प्लानिंग ही इस समस्या का असली और परमानेंट इलाज है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, सेक्शन 6, वास्तविक दुनिया के सुरक्षा उपकरण। हमने प्रॉब्लम समझ ली, तो अब देखते हैं कि बाजार ने आम लोगों के पैसों को बचाने के लिए क्या-क्या नए टूल्स बनाए हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है साल 2013-14 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा लॉन्च किए गए इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स यानी IIB। इसे खास तौर पर मिडिल क्लास को बचाने के लिए एक ढाल की तरह डिजाइन किया गया था। आइडिया ये था कि लोग डर के मारे अपना सारा पैसा सिर्फ सोने यानी गोल्ड में न फंसा दें, बल्कि उसे इकोनॉमी के फाइनेंशियल सिस्टम में लगाएं और बदले में उनकी बचत भी सुरक्षित रहे। इन बॉन्ड्स का स्ट्रक्चर बहुत ही ब्रिलियंट था। इसमें आपका जो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सीधे WPI थोक मूल्य सूचकांक के साथ जुड़ा होता है। मतलब जितनी महंगाई बढ़ेगी आपका मूलधन भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। इससे न सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बची रहती है, बल्कि आपको जो ब्याज या कूपन पे आउट मिलता है वो भी महफूज रहता है और आम पब्लिक इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा भी बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। और इसे बाजार में उतारने की रणनीति भी कोई जल्दबाजी वाला फैसला नहीं था। पहले 2012 में 4 महीने का टाइम लेकर एक सही WPI बेंचमार्क सेट किया गया। फिर जून 2013 में इसे सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए नीलाम किया गया ताकि सही प्राइस पता चल सके। जब वहां से सब सेट हो गया, उसके बाद ही अक्टूबर में इसके दरवाजे आम जनता यानी रिटेल निवेशकों के लिए खोले गए। एकदम परफेक्ट प्लानिंग। तो क्लास, आज का ये एक्सप्लेनर हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोच कर देखिए, क्या ये जो स्थिर और मजबूत इकोनॉमीज हैं, ये कभी भी महंगाई के इस भूत को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगी, या फिर आर्थिक विकास और मानव प्रगति के साथ साथ महंगाई का होना एक ऐसा बाय प्रोडक्ट है जिसे हम कभी मिटा ही नहीं सकते? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस क्लास में जुड़ने और इस अदृश्य ताकत को समझने के